हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉज्ञान चैनल। मैं हूं सुप्रियमणि शुक्ल। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी पर, राष्ट्रपति टॉपिक के। राष्ट्रपति का जो टॉपिक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। साथ ही आपको अगर कभी मेंस में या कहीं भी लिखने के लिए आए तो उसमें भी इससे आपको लिखने में हेल्प मिलेगी। तो इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी की आपकी 2-3 क्लास बची हुई हैं, उसके बाद पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी स्टैटिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कुछ करंट अफेयर का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी जनगणना का वीडियो और 1-2 वीडियो ऐसे हैं, जैसे डाटा का वीडियो, ये 2-3 वीडियो मुझे आपको देने हैं, वो मैं बहुत जल्दी दूंगा और आपका जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उधर आपकी सीआरपीसी चल रही है, आईपीसी और पुलिस एक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग नए आए हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उनको मैं फिर से बता दूं कि यूपी एपीओ का पूरा पेड कोर्स जो होता है वो फ्री में आपको प्रोवाइड हो रहा है, वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ फाइल के माध्यम से। कोई भी फीस नहीं लगनी है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप आराम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप वीडियो में हर चीज़ को समझ सकते हैं। एक और चीज़, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इस किताब का नाम बता दीजिए जिससे आप पढ़ा रहे हैं पॉलिटी। तो उस किताब का नाम है जीएस दृष्टि घटनाचक्र चित्रात्मक प्रस्तुति। ठीक है, चाहे तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। बहुत पतली बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और चाहे तो आप पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ जो क्योंकि मैं अपने नोट्स जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ अपने नोट्स भी ऐड कर देता हूँ। तो आप वो देख ही चुके होंगे पीछे के वीडियो में, कहीं नोट्स मैंने देखे और कहीं इसकी हेल्प ली है। तो अगर आप चाहें तो ये जो जीएस दृष्टि घटनाचक्र चित्रात्मक प्रस्तुति है ये भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई ये पेड ऐड नहीं है, ये केवल मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ कि आपको अगर बुक से पढ़ने में ज़्यादा हेल्प है तो इस तरीके से ले सकते हैं। बाकी नोट्स और ये मिक्सअप करके पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। हालांकि ये चीज़ हम लोगों को 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ाई जाती है और नहीं तो 6ठी क्लास में तो पढ़ाई ही जाती है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कुछ लोग प्रधानमंत्री बता देंगे, प्रधानमंत्री नहीं होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल माना जाता है और जो जैसे नगर पंचायत है तो उसका प्रथम नागरिक अध्यक्ष होता है, और नगर पालिका है तो उसका प्रथम नागरिक अध्यक्ष होगा। नगर निगम का प्रथम नागरिक महापौर को कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटे पॉइंट भी कहीं कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है कि छोटा क्वेश्चन पूछा गया और आपने गलत कर दिया, है ना। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और संविधान में प्रावधान राष्ट्रपति के कहाँ से कहाँ तक दिए हैं। हालांकि संविधान में कई शक्तियाँ अलग अलग जगह दी गई हैं, लेकिन आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ बताया गया और आपको ये सभी आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बारे में प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे, अनुच्छेद 53 में। अब इससे 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका। एक तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 53 में ये प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, ये आर्टिकल 54 की बात है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति आर्टिकल 55 में दी गई है। इलेक्शन प्रोसीजर जो राष्ट्रपति का होता है, हम आपको एक बार अलग से इलेक्शन प्रोसीजर भी पढ़ा देंगे। हालांकि यहाँ से शब्द बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन आता है एकल संक्रमणीय मत, है ना, एकल संक्रमणीय मत, और दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये दोनों शब्द किससे संबंधित हैं, ये संबंधित हैं राष्ट्रपति से संबंधित है। जब मेंस के लिए मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई क्लास लूंगा तब इन दोनों शब्दों का मतलब स्पष्ट करूंगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, तो कौन सी पद्धति होगी, ये दिया कहाँ पर है, ये आर्टिकल 55 में दिया गया है। और प्रोसेस कौन सी होती है, एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित होता है। थोड़े भारी शब्द हैं लेकिन याद करने पड़ेंगे, और जिनको इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठा के इसको देख लें। आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा, इसका उल्लेख आर्टिकल 56 में मिलता है। राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, तो हाँ पुनः निर्वाचन हो सकता है। कितनी बार हो सकता है, कोई लिमिट नहीं लगाई गई, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति इंडिया में राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन पाया है ना। आर्टिकल 57 में ये लिमिट ये है। अमेरिका में एक व्यक्ति एक बार लगातार 2 से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो ये
आर्टिकल 57 में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता आर्टिकल 57 में दिया गया है। और अमेरिका का प्रोविजन मैंने आपको इसलिए बता दिया, कभी कभी तुलनात्मक रूप से पूछ के कहेंगे ये सही है ये गलत है, तो वो भी देख लीजिएगा। आर्टिकल 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता क्या है। अब एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था कि हर पद के लिए न्यूनतम अहर्त उम्र क्या है, और वो आपको बताया था। तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ये आर्टिकल 59 में बताया गया है। आर्टिकल 60 शपथ, राष्ट्रपति पर शपथ और प्रतिज्ञान की बात करती है। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, सीजेआई जो उस समय होते हैं इंडिया के वो, या फिर अगर सीजेआई अनुपस्थित है तो जो सुप्रीम कोर्ट का ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान आर्टिकल 60 में दिया गया है। और आर्टिकल 61 में प्रोसीजर दिया गया है किसका, महाभियोग का, महाभियोग का प्रोसीजर दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम लोग मेंस के टाइम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस इतना देख लीजिए कि प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय आर्टिकल 62 में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिएगा, बाई चांस पूछ लेते हैं। ठीक है, अब एक एक चीज देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अभी मैंने आपको दो भारी भारी शब्द बताए थे, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा एकल संक्रमणीय मत, वो दोनों लिखे हुए हैं, और तीसरा गुप्त मतदान से होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब है, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन है, सबसे पहली बात है कि कौन कौन भाग लेता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य लेंगे, नामित सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति को पावर होती है 12 लोगों को नामित करने की राज्यसभा में, वो लोग भाग नहीं लेंगे। अभी तक एंग्लो इंडियन को नामित करने की पावर थी, लेकिन अब नहीं है, अब एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन खत्म कर दिया गया है लोकसभा से। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग भाग लेंगे जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के, राज्यों के व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा राज्यों के विधानसभाओं के, विधानमंडल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे विधान परिषद नहीं आएगा, इसमें विधानसभा केवल आएगा, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और इन दोनों के मत बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो ये दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं हैं, इनके लोग 1% को वोट करें ए को, और इनके संसद वाले 20% को वोट करें, तो दोनों बराबर पर खत्म हो जाएगा। मतलब जितना इनका मूल्य होता है उतना ही इनका मूल्य होता है। मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है हम लोग आगे देखेंगे। तो अनुपात रहता है बराबर, आनुपातिकता बराबर रहती है, अनुपात निकाला जाता है, उसके आधार पर एक व्यक्ति के वोट की गिनती होती है, एक निर्वाचित सदस्य के वोट की गिनती होती है। तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन है या निम्न में से कौन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता क्या, अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर कमेंट में आपने जवाब दिया होगा तो चेक कर लीजिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, कौन इंडिया का सिटीजन हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। राज्य, केंद्र, स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो, है ना, लाभ के पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो पहले उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, तब वह राष्ट्रपति पद के लिए अहर्य होगा। अहर्य होगा मतलब राष्ट्रपति पद का नामांकन करते समय वह लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अर्ह होगा, लेकिन उम्र उसकी 35 वर्ष हो जानी चाहिए, क्योंकि लोकसभा में उम्र कितनी है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 ईयर्स उम्र होती है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, अब आ जाइए राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन। तो उस उम्मीदवारों, जैसे कोई उम्मीदवार है, जैसे इस समय राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है ना, एनडीए गठबंधन की जो प्रत्याशी है वो द्रौपदी मुर्मू है, तो उनके उम्मीदवार के प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 50 निर्वाचक। और निर्वाचक कौन होगा, जो निर्वाचन में भाग लेते हैं,
और कौन निर्वाचन में भाग लेते हैं ये हमने आपको यहाँ बताया था। तो कम से कम ऐसे लोग जो वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ऐसे कम से कम 50 लोग होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक होते हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए, तो कम से कम 50 निर्वाचक होने चाहिए। ठीक है। जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपए है। और जमानत राशि की जब्ती तब होगी जब 1/6 से भी कम वोट प्राप्त हुए। अगर 1/6 से कम वोट प्राप्त हुए तो जमानत राशि की जब्ती हो सकती है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, उसका त्याग पत्र देने पर, अगर त्याग पत्र दे देता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने पर, महाभियोग प्रक्रिया अगर चलेगी तो मृत्यु पर, और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। अगर उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन अवैध घोषित हो गया तो जो राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे, अभी तक ऐसा इंडिया में नहीं हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग हो, अभी तक ये भी नहीं हुआ है। एक बार एक राष्ट्रपति की मृत्यु पद रहते हुए हुई है। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ढूंढ के बताएंगे कि कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। जब वो राष्ट्रपति थे उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इस समय अभी तक कोई भी निर्वाचन अवैध घोषित नहीं हुआ। हालांकि बहुत से केस गए हैं, है ना। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्हीं का केस गया था, प्रणब मुखर्जी वर्सेस पीए संगमा का केस, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से डिसाइड किया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 5 की, जिसमें 3-2 से डिसाइड होकर ये कहा गया था कि प्रणब मुखर्जी का जो निर्वाचन है वो संवैधानिक है ना। तो केस तो जाता है, जब जरूरत पड़ती है तब। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाया जाएगा तो इसका कारण जो होगा वो संविधान में उल्लिखित है कि क्या कारण होगा कि संविधान के जो प्रावधान है उन पर उनका उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। तो प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व सदन को सूचित किया जाएगा। नोटिस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिस सदन में वह प्रस्तुत किया जाना। जैसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना है तो कम से कम 1/4 लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और अगर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना है तो कम से कम 1/4 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो प्रस्ताव होता है महाभियोग का वो संसद के किस सदन में प्रस्तुत होना चाहिए, तो उसका आंसर भी यहाँ पे दिखेगा आपको कि वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर किसी में भी, दोनों में से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि महाभियोग का प्रस्ताव निम्न में से किस सदन में प्रस्तुत होगा, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे जो ये होगा कि दोनों में से किसी भी सदन में। और पारित कैसे होगा, दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या के, उपस्थित नहीं। अगर कुल का 2/3 से पारित होता है तो फिर वो व्यक्ति जिस पर महाभियोग, वो राष्ट्रपति जिस पर महाभियोग लगा है वो अपने पद से हट जाएगा। ठीक है। तो ये सेक्शन 61 में ये प्रावधान है। आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके के बनते हैं। पहला कि कितने दिन पहले नोटिस देना होगा, तो 14 दिन पहले। कितने लोग द्वारा नोटिस दिया जाएगा, तो 1/4 सदस्यों द्वारा। दूसरा ऑप्शन की संसद के कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, तो लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी। और तीसरा संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुछ सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ये पारित होना चाहिए। अब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां कहाँ कहाँ दी हैं संविधान में। तो कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और आकस्मिक शक्ति, 4 प्रकार से शक्तियों को बांट सकते हैं। और एक चीज और है, ये तो आपको आर्टिकल हम पढ़ा देंगे, लेकिन आप मेंस के लिए ये पूरा पेज जो है इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। वित्तीय शक्तियां भी होती हैं कुछ राष्ट्रपति के पास और अन्य शक्तियां भी होती हैं। आइए देख लेते हैं। संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 में हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि संघ की कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा है भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अनुच्छेद 77 में यह बताता है भारत सरकार के जो भी कार्यपालिकीय कृत्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, भले ही वो कोई भी करे, भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति के रूप से किए जाएंगे। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां जो होंगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी, न्यायाधीश की नियुक्ति को छोड़कर। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, उनका प्रशासन करना, ये भी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। विधायी शक्ति में क्या है, संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान व विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 85 में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा संसद का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है, तो आप बता देंगे लोकसभा अध्यक्ष। नहीं, ये राष्ट्रपति के पास है, ये याद रखिएगा। संसद का राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण देने की शक्ति है
आर्टिकल 87 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की शक्ति। संयुक्त अगर किसी विधेयक पर विवाद हो गया है और ये लगता है कि संयुक्त बैठक बुलानी चाहिए, तो आर्टिकल 108 में ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ये संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। विधेयकों पर अनुमति, जो विधेयक पास होते हैं और उनको अधिनियम बनने में तीसरी अनुमति किसकी लगती है? पहले दोनों सदनों से पास होने चाहिए और थर्ड नंबर पर फाइनल लेवल पर राष्ट्रपति अनुमति देगा आर्टिकल 111 में। ठीक है। अध्यादेश जारी करने की ऑर्डिनेंस, आप जानते हैं ऑर्डिनेंस को अलग से पढ़ना मेंस में बहुत जरूरी होता है, लेकिन प्री में इतना जानिए कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति 123 में जब सदन नहीं चल रहा हो, सदन सत्र में ना हो, उस समय ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। ठीक है। न्यायिक शक्ति में क्या है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति आर्टिकल 143 में। ठीक है। आकस्मिक शक्ति क्या क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में करेगा। राष्ट्रों में राष्ट्रपति शासन 356 में लगा सकता है और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसको आकस्मिक या आपातकाल शक्ति भी कह सकते हैं। और वित्तीय शक्ति क्या है? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश होगा। अगर धन विधेयक है, साधारण विधेयक है, तब तो वो ऐसे ही पेश हो जाएगा, लेकिन अगर धन विधेयक है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत होगा। आर्टिकल 111 में ये बात कही गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना अनुच्छेद 112 के अंतर्गत और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय होगा अनुच्छेद 268 में। और वित्त आयोग का गठन करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है 280 में, आर्टिकल 280 में। इसके अलावा क्या क्या शक्तियां हैं? अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते जो होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्र प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति भी कौन है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राजदूत व उच्चायुक्त को भेजना व उनका स्वागत करना, ये भी राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपतियों का एक क्रम है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ठीक है। कार्यकाल जिनका सबसे लंबा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्यकाल रहे। मैंने अभी शायद ऊपर आपको बोल दिया था कि कोई भी तीसरी बार निर्वाचित नहीं हुआ है। तीसरी बार ये भी नहीं निर्वाचित हुए थे शायद 1952। इसको एक बार इस फैक्ट को क्लियर करना होगा। मुझे लगता है कि ये भी 2 ही बार निर्वाचित हुए हैं, है ना। 1952 में शायद पहला चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, लेकिन गणतंत्र बना था तब से ये राष्ट्रपति थे। इस फैक्ट को मैं क्लियर करके आगे किसी वीडियो में बता दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, या फिर पिन कमेंट में लिख दूंगा। ये फैक्ट आप भी क्लियर कर सकते हैं अपने आप से। विकिपीडिया पे देख लीजिएगा कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव राजेंद्र प्रसाद जी ने जीता था या राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है। मैं भी देख के क्लियर करूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ये केवल एक बार राष्ट्रपति बने, मतलब इससे पहले उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन का भी कार्यकाल केवल एक बार का रहा है। बराहगिर बीबी गिरी, बराहगिर बैकंठ गिरी, ये इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, लेकिन आगे चल के ये राष्ट्रपति बने। तो ये क्रम पढ़ लीजिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन। ये बीडी जत्ती, ये केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, आप जानते हैं ना 3 कंडीशन होती है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति का कार्यवाहक कार्य होता है वो संभालते, उस समय उस पद को संभालते, उसके कार्य वो करते हैं। ठीक है। तो ये कंडीशन केवल एक बार आई, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई गई। ठीक है। बाकी ये देख लीजिएगा, रामनाथ कोविंद जी तक है और अब अगली राष्ट्रपति शायद द्रौपदी मुर्मू जी बनेंगी। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसमें 5 तरीके से है: विराम, प्रतिलंब, क्षमा, लवकरण और परिहार। परिहार मतलब होता है दंड की अवधि को कम करना। परिहार मतलब जितना दंड है उसमें से जैसे 10 साल दंड है तो उसको 5 साल कर देना, या आजीवन कारावास को 10 साल में बदल दिया या 14 साल में बदल दिया। लघुकरण दंड के स्वरूप को बदल दिया। दंड के स्वरूप को कैसे? जैसे मान लीजिए 5 साल की सजा है या 10 साल। मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति मिल गई, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि दंड के स्वरूप को कैसे बदला जाएगा कि 5 साल की सजा है उसकी जगह 5 लाख का फाइन लगा दिया। ठीक है। दंड से पूर्णतः मुक्त कर देना, जो दंड दिया गया उसमें क्षमा दे देना। या एक दंड के स्वरूप को बदलने का एक ये भी तरीका है कि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, तो ये भी दंड के स्वरूप को बदलने की प्रक्रिया हो गई। ठीक है। प्रविलंबन मतलब यह है कि अस्थायी रूप से रोक लगा देना। जैसे मृत्युदंड का कोई मामला होता है तो उस पर प्रविलंबन, अस्थायी रूप से रोक लगा देते हैं जब तक कि और कुछ विचार ना कर रहा हो। विराम, सजा को विशेष परिस्थिति में कम करने को विराम कहते हैं। वीटो पावर होती है
राष्ट्रपति की। काय की वीटो पावर होती है? ये होती है निलंबन वीटो, मतलब विधेयक है और संसद में पुनर्विचार है तो वापस भेज सकता है। जैसे लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक आया है तो राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार है तो भेज सकता है, तो इसको कहते हैं निलंबन वीटो पावर। ठीक है, अगर दोबारा आ गया पारित होकर तो नहीं भेज सकता, इसलिए एक ही बार भेज सकता है। और अगर मान लीजिए संविधान संशोधन विधेयक है तो भी वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, आत्यांतिक वीटो विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखने का वीटो आत्यांतिक वीटो है। ये वीटो वाला आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस ये पूछ सकते हैं कि एक विधेयक को आपत्ति सहित संसद में कितनी बार वापस भेजा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार भेजा जा सकता है। पॉकेट वीटो, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, जेब में रखे रहना, मतलब ना वापस करना ना साइन करना, इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, कुछ फैक्ट है वो और पढ़ लीजिएगा। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो शपथ दिलाएगा। दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर पद रिक्त की तिथि से 6 माह के अंतर्गत चुनाव करा के इसको भर दिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने के कारण रिक्त पद पर कौन कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। अब तक राष्ट्रपति का कार्य संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने लगभग 1 महीने तक कार्य संभाला था? वो है कौन? न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 78 में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र व्यक्ति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, बाकी सब चुनाव प्रक्रिया से गुजर के गए हैं। महाभियोग की कार्रवाई अर्ध न्यायिक कार्रवाई कहलाती है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष या कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया 20 मिनट का, लेकिन पॉलिटी में राष्ट्रपति के टॉपिक से अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और कमेंट में मिशन एपीओ लिखना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।